नमस्कार। आज आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर आप लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके हो, है ना। कुछ लाइव क्लास के जरिए, कुछ वीडियो के जरिए मैंने इस पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक मुख्य रूप से थे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। मैंने ये इससे पिछले वाले वीडियो में समाप्त कर दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, उसको किस प्रकार से हल करेंगे। मेरे सेकेंड ईयर के बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम्स देंगे, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि क्वेश्चंस जब उसके सामने आते हैं तो उसका उत्तर नहीं दे पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो क्वेश्चन है उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। तो आज हम उस प्रकार के टॉपिक को लेकर के आए हैं कि जो क्वेश्चंस आपके सामने आए तो उसका उत्तर आप लोग कैसे देंगे, क्या दिमाग में रखना चाहिए, कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले रिएक्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड भी होते हैं। अगर रिएक्शन नहीं समझ में आता है तो उसका किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आप लोग नहीं दे सकते हो। अगर आपका लैंग्वेज में भी लिखना है कोई चीज और उसमें अगर आपका रिएक्शन नहीं है तो उसमें फुल मार्किंग नहीं मिल होती है, ठीक है ना। तो देखिए, आज कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद हम इस वीडियो में केवल क्वेश्चन आंसर ही पढ़ाएंगे और समझिए इसको। पहला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल से मैथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो क्या सभी बच्चों को एसिटिक अम्ल का सूत्र मालूम है? हो सकता है सबको नहीं मालूम है, क्योंकि आप लोग सीरियसली नहीं लेते हो पढ़ाई को, ठीक है ना। कॉलेज नहीं चल रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही है ना। कॉलेज विपरीत परिस्थितियों के कारण नहीं चल पा रहा, लेकिन कॉलेज की व्यवस्था हम लोग अगर दे रहे हैं तो आप लोग उसको समझिए, उसको महत्व दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए कि कॉलेज की व्यवस्था घर से टीचर्स अगर दे रहे हैं तो उसको पढ़िए और समझिए। नहीं समझ में आता तो उसको पूछिए। इसलिए तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है क्लास के, है ना, तो ग्रुप में मैसेज कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका एसिटिक अम्ल से मैथिल अल्कोहल। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH। अब CH3COOH से मैथिल अल्कोहल में हमें जाना है, तो कोई एक स्टेप में ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें मैथिल अल्कोहल में जाने के लिए हम एक कार्बन वाले यौगिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें 2 कार्बन है, देखिए, ये कार्बन, ये एक कार्बन है। अब 2 कार्बन से हमें एक कार्बन वाले यौगिक में जाना पड़ेगा। उसके बाद हम जो क्रियात्मक समूह है उसको ढूंढेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो इसका बहुत सीधा तरीका है। अगर आप एक बार में भी करना चाहते हो तब भी हो सकता है। NaOH प्लस CaO लेकर के गर्म कर दो। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हो, हमने 11th में भी पढ़ाया होगा कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी कि डीकार्बोक्सिलीकरण हो जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु यहां से निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो एक कार्बन कम हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH4 मेथेन बन जाएगा। देखिए, हमने 2 कार्बन से एक कार्बन में परिवर्तन कर दिया, लेकिन अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। मैथिल अल्कोहल बनाना है तो अब अल्कोहल में चेंज करने के लिए इसकी अगर क्रिया हम क्लोरीन के साथ सूर्य की रोशनी की उपस्थिति, सूर्य की रोशनी को हम HNO लिखते हैं, HNO के साथ करा दे तो ये मैथिल क्लोराइड बन जाएगा। और मैथिल क्लोराइड में अगर हम जल अपघटन करा दे, इसको हम विधिवत पढ़ाया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें अगर जलीय KOH या जलीय NaOH ले लेते हैं, एक्वस AQ लिखा जाता है, जलीय को मतलब AQ, एक्वस NaOH या NaOH या KOH ले सकते हैं। अगर हम इसका कराते हैं तो ये Cl समूह यानी हैलोजन समूह यहाँ से हट जाएगा और हैलोजन समूह हटने के बाद यहाँ पे CH3OH आ जाएगा। ये बन गया मैथिल अल्कोहल। समझ में आया? मैथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन पूरा हो गया, एसिटिक अम्ल से मैथिल अल्कोहल आपका बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको रट करके नहीं रख सकते क्योंकि रिएक्शन हमें कहां से पूछा जा रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको कि किस स्टेप से किस स्टेप में जाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर एक बार आपका फंडा क्लियर हो जाएगा तो आपको नए रिएक्शंस बनाने में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप अपने आप बना सकोगे,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसिटामाइड से मेथिल अल्कोहल पूछा। अब एसिटामाइड का सूत्र किसको मालूम है और किसको नहीं मालूम है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा। एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2, ये है एसिटामाइड। एसिटामाइड एक हमने रिएक्शन दिया था, याद होगा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में अगर हम ब्रोमीन की क्रिया, ब्रोमीन और KOH की क्रिया करा देते हैं तो ये एमाइड समूह एमीन समूह में बदल जाता है, ठीक है ना। एसिटामाइड को अगर हम ब्रोमीन और KOH के साथ, इसे कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन में कई रिएक्शन है, तो ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसमें ये CO समूह हट जाएगा और ये सीधे सीधे CH3NH2 में बदल जाएगा, मैथिल एमीन बन जाएगा। और मैथिल एमीन की क्रिया अगर हम HNO2 के साथ करा दे, HNO2 ऐसे होता नहीं है, हमने कई बार कह रखा है कि HNO2 पाया नहीं जाता, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको लेने के लिए NaNO2 और HCl की क्रिया करानी पड़ती है। Na2 HCl की क्रिया जो करा देते तो HNO2 बन जाता है, HNO2 NH2 समूह को OH समूह में बदल जाता है, मैथिल अल्कोहल में बदल देता है। तो इस प्रकार से ये दो स्टेप में ये रिएक्शन हो गया कि पहले स्टेप में हाफमैन ब्रोमाइड के जरिए हमने एमाइड समूह को एमीन समूह में बदल दिया, प्राथमिक एमीन में, और प्राथमिक एमीन को अल्कोहल में बदलने के लिए HNO2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप इस प्रकार की अभिक्रिया में एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि देखो, मुख्य प्रोडक्ट हमने लिखा है, इसके साथ में जो सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। हालांकि हम इस रिएक्शन को करा रखे हैं, फिर भी अब इस क्वेश्चन में आ गया है तो मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूं कि मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बना जाता है। इसमें एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है कि मैथिल में एक कार्बन है और एथिल में दो कार्बन है, यानी कि एक कार्बन के अल्कोहल से दो कार्बन के अल्कोहल में परिवर्तन कैसे किया जाता है। इसे कहते हैं इलांगेशन ऑफ चेन, यानी कि कार्बन चेन का दीर्घीकरण, कार्बन चेन में बढ़ोतरी करना। तो मैथिल अल्कोहल जैसे आपने लिया CH3OH, इसको किस अभिकर्मक के साथ क्रिया कराया जाए कि हम इसमें एक कार्बन बढ़ा सके। तो इसके लिए आप ऐसा करिए कि आप इसमें सबसे पहले PCl5 के साथ क्रिया करा दीजिए। PCl5 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं, तो ये बदल जाएगा CH3Cl, मैथिल क्लोराइड। और मैथिल क्लोराइड की क्रिया अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ करा दिया जाए तो ये साइनाइड समूह में दो कार्बन में परिवर्तन हो गया। देखिए, दो कार्बन में परिवर्तन हुआ और दो कार्बन परिवर्तन हुआ, इसके बाद इसका अपचयन करा दीजिए। क्या करा देंगे? अपचयन। तो जो अपचयन करा देंगे, अपचयन करने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन ऑब्लिक NH2 या सोडियम ऑब्लिक C+5, बहुत सारे अभिकर्मक है, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया, तो ये CN समूह किसमें बन जाएगा? CN में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एथिल एमीन में बदल जाएगा। और एथिल एमीन, अभी आपने ये वाला रिएक्शन देखा, बिल्कुल सेम रिएक्शन इसमें करा देंगे कि HNO2 के साथ क्रिया करा देंगे और HNO2 के लिए आपको ये लेना पड़ता है, तो ये समूह अल्कोहल समूह में बदल जाएगा। हालांकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, है ना, लेकिन हमने जिस स्टेप का प्रयोग इससे पहले किया था, सेम वही का प्रयोग किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया, पहले इसको Cl में बदला, Cl को Cn में बदला, Cn को एमीन में बदला, एमीन को HNO2 के साथ क्रिया करा करके अल्कोहल में बदल दिया। इस तरीके से हमने मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना दिया। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखा है एथिल अल्कोहल से मैथिल एमीन। अब ये सोचिए कि एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH। इससे हमें मैथिल एमीन बनाना है। तो मैथिल एमीन बनाने के लिए हम, जैसे यहाँ पे देखो ये मैथिल एमीन है ना, इस प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इसको कि हम एमीन समूह में बदल सके। तो इसकी एक क्रिया आप करा सकते हो कि इसका ऑक्सीकरण कर दो। अब ये सारे स्टेप्स हमें तो जैसे मान लो तैयार है, हम फटाफट ला रहे हैं, आपको एक एक स्टेप समझना पड़ेगा, कब ऑक्सीकरण कराना है, कब अपचयन कराना है, क्यों कराना है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण कराने के लिए कई सारे पदार्थ होते हैं, तो हम कॉमनली K2Cr2O7 प्लस H2O को लेते हैं। और आप हमेशा जानिए कि कभी भी प्राथमिक अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड में बदल जाता है,
CH3CHO बन जाएगा एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड का फिर से एक बार ऑक्सीकरण करा देंगे, उसी अभिकर्मक के द्वारा फिर से एक बार ऑक्सीकरण करा देंगे तो बन जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। और CH3COOH हमें क्या लाना, एमीन ग्रुप लाना है। तो एमीन ग्रुप लाने के लिए एक अभिकर्मक है जिसे कहते हैं स्मिट अभिक्रिया। क्या कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया। इसमें अगर हाइड्रोजोनिक अम्लों के साथ N3H के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा दे तो ये सीधे सीधे ये कार्बोक्सिलिक समूह एमीन समूह बन जाता है, CH3NH2। और भी कई स्टेप्स है, और कई स्टेप है। अगर इसकी हम अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो एसिटिक अमोनियम एसिटेट बन जाता है। अमोनियम एसिटेट को अगर गर्म कर दे तो एमाइड बन जाता है, और एमाइड के अगर हम हाफ पॉइंट ब्रोमाइड अभिक्रिया कराते हैं तब भी एमीन बन सकता है। तो उसमें 3 स्टेप और जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके जरिए स्मिट अभिक्रिया के जरिए एक ही स्टेप में आप इसमें बदल सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो हमने 4 रिएक्शन लिए थे तो ये इस तरीके से आपने हल किया। एक बार फिर समझिए, हम इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देंगे। देखिए इसके बाद अब की बार हमने रिएक्शन का पैटर्न बदल दिया। अभी तक क्या था कि जैसे लैंग्वेज में लिखा था एथिल से मैथिल अल्कोहल बनाना, लेकिन अब की बार क्या दिया है कि जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें A B C D E की पहचान कीजिए। तो इस प्रकार के रिएक्शंस बोर्ड में बहुत देखे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। और ये भी जब तक आपको रिएक्शंस क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इसको पहचान नहीं सकते, ठीक है ना। तो किस प्रकार से पहचानते हैं, अभी हमने एक रिएक्शंस विषय जो दिए थे उसमें देखिएगा कि जब हम अल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि अल्कोहल समूह हट जाता है और यहाँ पर C2H5Cl समूह आ जाएगा। अल्कोहल समूह हट करके इसके द्वारा Cl समूह आ गया, हैलोजन समूह आ गया। और Cl समूह को हटाने के लिए हम KCl का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है C2H5Cn एथिल साइन, ठीक है ना। A B यौगिक आ गया। और साइनाइड ग्रुप का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, अम्लीय जल अपघटन कहते हैं इसको, तो जल अपघटन कहते हैं, तो CN समूह COOH समूह में बदल जाता है। तो C2H5COOH। इसका नाम बता सकते हो कि 3 कार्बन है इसमें, देखो 2 और 1 3, तो प्रोपोनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। प्रोपेनोइक अम्ल, अभी हमने ये भी बताया था कि जब किसी भी अम्ल है, एसिड है और क्षार के साथ क्रिया करेगा तो लवण बन जाएगा। तो C2H5COONH4 अमोनियम प्रोपियोनेट, यहाँ सॉरी 4 है, 3 ये H है और ये NH3 पूरा जुड़ जाता है इसमें, तो अमोनियम प्रोपियोनेट बन जाएगा। अमोनियम प्रोपियोनेट को जब गर्म करेंगे, ये D है, ये है आपका बनता जा रहा है, ठीक है। तो अमोनियम प्रोपियोनेट को जब गर्म करते हैं तो यह एक जल का अणु निकल जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, तो क्या बच जाता है C2H5CONH2, ठीक है। अमोनियम प्रोपियोनेट को गर्म करेंगे तो एक जल का अणु से निकल जाएगा और जल का अणु निकलने से यह एमाइड समूह में आ गया। और कौन सा एमाइड है, देखो यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेनेमाइड बन गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का उत्तर आपने दिया। अगर आपको रिएजेंट के बारे में नहीं जानकारी होगी, कौन सा रिएजेंट किसके साथ क्रिया करता हो, क्या बनता है, तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के रिएक्शंस को हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका फंडा क्लियर होता जाएगा और आप नए नए क्वेश्चंस का उत्तर दे सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 पे गर्म करते हैं। तो ये कॉमन रिएक्शन है, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं इस रिएक्शन को, और हमने अभी जो वीडियोस दिए थे उसमें भी हम इस रिएक्शंस को बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम एथिल अल्कोहल या किसी भी अल्कोहल की क्रिया 140 पे कराते हैं, सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में 140 पे अल्कोहल की क्रिया कराते हैं, तो डाइएथिल ईथर यानी कि ईथर बन जाता है। और अगर यहीं पे टेम्परेचर 140 के स्थान पर 160 कर दे या 170 कर दे तो वहां पे एथिलीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है खाली टेम्परेचर का,
चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, बाकी सारे रीजंस वही होते हैं और लेकिन उत्पाद बदल जाते हैं। तो इसको बहुत जो है आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि हम इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो 140 पे कराएंगे तो डायथिल ईथर बन जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यहाँ तो एक अणु है तो दो अणु कहां से आ जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शंस में आपको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है ना, संतुलित नहीं करना, आपको उत्पाद मालूम होना चाहिए कि कौन सा उत्पाद बनेगा। तो C2H5O C2H5 डायथिल ईथर बन गया। क्या बन गया? डायथिल ईथर A, ठीक है। अब डायथिल ईथर की क्रिया HI के साथ कराते हैं तो उसमें वीडियोस में शायद हमसे भी एक मिस्टेक हुई है कि वहां पे हमने जो वीडियोस दिए थे वहां पे डेल्टा बना दिया था, जबकि वो जो हमने उत्पाद बनाया था उसमें डेल्टा की आवश्यकता नहीं थी। और डेल्टा अगर बनाते हैं तो उत्पाद बदल जाता है, डेल्टा नहीं बनाते तो उत्पाद अलग हो जाता है। तो यहाँ पर HI के साथ जब क्रिया कराते हैं और गर्म अवस्था में, देखिए दोनों रिएक्शन को मैं समझा देता हूँ कि जब HI के साथ डायथिल ईथर की क्रिया कराते हैं और उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पे दो अणु एथिल आयोडाइड के बन जाते हैं, दो अणु एथिल आयोडाइड के। और अगर इसकी ठंडे में क्रिया कराते हैं, ठीक है, इस डायथिल ईथर की क्रिया अगर HI के साथ बिना गर्म किए कराते तो इसमें बन जाएगा एथिल आयोडाइड प्लस एथिल अल्कोहल। बिना गर्म करे अगर करेंगे, ठंडे में कराएंगे, इसके साथ में अगर ठंडे में कराएंगे, ठंडा अगर होगा तो एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल बनेगा। और गर्म कर देंगे तो एथिल आयोडाइड के दो अणु बन जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन होता है कि HI के साथ जब डायथिल ईथर की क्रिया होती है, ठंडे में अगर कराते हैं तो एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल, और गर्म करते हैं तो एथिल आयोडाइड के अणु बनते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रिएक्शन दिया है कि इसमें शुरू के पदार्थ ही नहीं दिए गए और ये बता दिया गया कि K2CR2 H2SO4 के साथ। तो आपको अभी इससे पहले हमने रिएक्शंस दिया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा कि इसमें जब हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो एसिड एल्डिहाइड बन रहा, तो ये पदार्थ क्या रहा होगा, है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने कराया कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें एथिल अल्कोहल होता है और एथिल अल्कोहल की क्रिया जब हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है, एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड की ये एक नया रिएक्शन आपके सामने आया होगा क्योंकि शायद इसका अध्ययन आप लोगों ने अभी नहीं किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ाएंगे। ये नाम है टी-सैनको अभिक्रिया, इसका नाम है टी-सैनको अभिक्रिया। टी-सैनको अभिक्रिया क्या होता है कि टी-सैनको अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, ठीक है ना। याद हो जाएगा, टी-सैनको अभिक्रिया अल्फा कार्बन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन युक्त। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन समझा रहे हैं कि ये क्रियात्मक समूह है और इस क्रियात्मक समूह के साथ में जो कार्बन लगा होता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन। और इसमें जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड इसके एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, एस्टर। तो एस्टर कैसे बनेगा, CH3 COO C2H5, ये बन जाएगा एस्टर। तो इस अभिक्रिया को टी-सैनको अभिक्रिया कहते हैं, याद कर लीजिए हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब की बार टॉपिक लेकर आए हैं फिनॉल से। अल्कोहल के कुछ क्वेश्चंस दिए आप लोगों को, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं आप लोग सॉल्व करिए, ना सॉल्व होता तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन भेजूंगा। लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक देखो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, मैं बार बार कहता हूं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन दिया है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करके। ये रिएक्शन हमने दिए रखा है कि फिनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकते हैं। फिनॉल को जब हम जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन, C6H6 प्लस ZnO। क्या होता है जब क्वेश्चन इस तरीके से जब पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपको रिएक्शन देना पड़ेगा, बाकी इसमें एक को नंबर नहीं करता, आपको लैंग्वेज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। फिनॉल में ब्रोमीन जब मिलाया जाता है तो फिनॉल का सूत्र होता है इस प्रकार से, जबकि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको संरचना बनानी पड़ेगी। ब्रोमीन
जल के साथ में जब क्रिया करा रहे हैं तो 3Br2 लेते हैं और ये एक सफेद अवक्षेप देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का। ये फिनॉल है और यहाँ पर ब्रोमीन, पैरा पर ब्रोमीन और फिर ऑर्थो पर ब्रोमीन बनेगा, तो इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना। ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये वाला रिएक्शन फिनॉल से ब्रोमीन, फिनॉल में जब ब्रोमीन जब मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन है कि फिनॉल को थैलिक एनाहाइड्राइड के साथ शांत रेसिड्यू की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने वीडियो में जो दिया था आप लोगों को उसमें भी मैंने ये रिएक्शन को शो किया था कि फिनॉल को जब हम थैलिक एनाहाइड्राइड का सूत्र होता है इस प्रकार से, थैलिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो थैलिक एनाहाइड्राइड प्राप्त होता है। और थैलिक एनाहाइड्राइड को संरचना जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप समझा नहीं सकते हो ना समझ सकते हो। यह है थैलिक एनाहाइड्राइड। इसमें जब फिनॉल की क्रिया कराते हैं तो फिनॉल का इस प्रकार की संरचना आपको दिखाना पड़ेगा। फिनॉल H परमाणु इसमें और इसके रियर ग्रुप में OH ग्रुप होगा। रियर का मतलब सबसे दूरस्थ यौगिक, दूरस्थ समूह। और दो अणु फिनॉल के लेने पड़ेंगे। इसमें फिनॉल के दो अणु लिए और दोनों फिनॉल में जो हाइड्रोजन परमाणु है, क्योंकि हर कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु है, सांद्र H2O की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है निर्जलीकरण हो जाता है, इसमें जल कणु निकल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जल कणु बन गया। ये हमसे ऑक्सीजन लिया एनाहाइड्राइड में से और फिनॉल के जो पैरा स्थान पर हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के साथ में जल कणु निकल गया और ये क्या बन गया फिनोल्फथैलीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रंजक है, डाइज होते हैं जो अम्ल क्षार की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। ये है रंजक, फिनोल्फथैलीन बन जाता। क्या बन जाता? फिनोल्फथैलीन। संरचना बहुत ही आकर्षक होती है इसकी। फिनोल्फथैलीन क्या नाम है? फिनॉल ऑफ थैलीन, फिनॉल ऑफ थैलीन। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसको फिनोल्फथैलीन। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि फिनॉल की बहुत सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रीमर टिमन अभिक्रिया। तो रीमर टिमन अभिक्रिया करके भी किया जा सकता है या व्हाट सेकंड वैन में भी पूछा जा सकता है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिनॉल की क्रिया जब हम किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ में कास्टिक पोटाश या कास्टिक सोडा की उपस्थिति में कराते हैं तो उस अभिक्रिया को हम रीमर टिमन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा रखा है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप लोग कैसे देते हो कि फिनॉल को जब हम किसके साथ करा रहे हैं रिएक्शन? क्लोरोफॉर्म के साथ में NaOH या KOH ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, इसे कहते हैं रीमर टिमन अभिक्रिया। रीमर टिमन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रीमर टिमन अभिक्रिया। प्लस 3 NaCl प्लस 2H2 ये है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड। देखो यही रिएक्शन हम एक बार और समझा देना चाहते हैं। अगर हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, ये क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। ये चैप्टर मैंने क्लोरोफॉर्म वाले हेलो एल्कीन्स में, हेलो एरिन्स में पढ़ा रखा हूं। अगर हम इसमें क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले ले, ये भी क्लोरोफॉर्म वाले चैप्टर में ही पढ़ाया रखा है, तो इसमें अगर 4 NaOH ले ले या 4 KOH ले ले और यही रिएक्शन करा दे तो इसमें सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ये अंतर होता है, आपको समझना चाहिए कि हम कहां पर क्या प्रयोग। ये भी रीमर टिमन अभिक्रिया कहलाता है। और अगर हम इसकी क्रिया करा दे तो 4 NaCl प्लस 3H2 ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल ये भी रीमर टिमन अंतर्गत पढ़ते हो, तो इसलिए हमने दोनों को साथ में देना उचित समझा कि फिनॉल की क्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म कर दे तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा
और अगर फिनॉल की क्रिया हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में गर्म कर दे तो सैलिसिलिक अमोनिया। ये दोनों रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल अभिक्रिया। अब ये फिनॉल में एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन है कार्बिलेमिन अभिक्रिया। कार्बिलेमिन अभिक्रिया को हमने हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स में पढ़ा रखा हूं कि उसमें जब हम किसी प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में कराते एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बिलेमिन अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग सॉल्व कीजिए और बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। जो नहीं सॉल्व होता आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, और अगर समझ में आता है तो इसको आप लोग कई बार अब इस वीडियो को देखिए, समझिए। ठीक है, धन्यवाद।